under Adbut Doda, hosted and managed by Dai Doda. तो आज का टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारी पहली स्लाइड रही। तो रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स और एन ऑफस्प्रिंग समवट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना। इसका लिटरली मीनिंग ये है कि हमारा जो है नए इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम ला रहे हैं, इस दुनिया में ला रहे हैं, नई जनरेशन को हम ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? रिप्रोडक्शन करके, रिप्रोड्यूस करके। कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अब यहाँ पे मेल और फीमेल कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आ गए इनके। दे आर नोन टू एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल जो है बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट जो है उनके फीचर्स है। मेल के अपने फीचर्स और फीमेल के अपने फीचर्स है जिनसे वो पहचाने जाते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स अंडरगो अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इनमें यही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। और जो भी हमारे पास इंडिविजुअल इस जन्म करेगा, प्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो है वो हमारे पेरेंट जो है इन्वॉल्व होंगे। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स था, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हमारा सेक्स सेल्स था। तो लेकिन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स होगा। और गैमीट्स तभी होगा जब हमारे पास पेरेंट्स जो होंगे अवेलेबल होंगे। ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बोला था मैंने, रिप्रोडक्टिव सेल्स बोला था, ठीक है, या जर्म सेल्स बोला था मैंने। और ये जो मेल और फीमेल जो है वो अपने अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये हमारे जो है वो गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Hence the newly formed individual will be different from parents. अब जब यहाँ पे गैमीट जो है मेल डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल जो है डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, जेनेटिकली भी, फिजिकली भी, विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स। Human reproduction is an example of sexual reproduction. Specialized reproductive cells are called gametes. अब ये जो gametes, अभी जो cells produce करते हैं males और females, उनको कहा जाता है gametes। हम 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। Which are created in a process called gametogenesis. एक broad category में इनको कहा गया gametogenesis. Genesis होता है creation, बनना किसी चीज का। अब जब gametes की creation हो रही है, gametes बन रहे हैं, मेल में भी और फीमेल्स में भी अलग अलग, अपने अपने तरीके से, अपने अपने टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है हमारा गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब हमारा ये जो स्पर्म्स हमारे, मैंने बोला था आपको, मेल्स में, और हमारा ओवा जो है हमारा फीमेल्स में बनता है। और इसी तरह गैमेटोजेनेसिस बोला मैंने, गैमीट्स का बनना, जिसमें मेल भी आता है और फीमेल भी, ब्रॉड कैटेगरी है। फिर उसमें अंदर आता है हमारा जब स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही हमारा ओवा जब फीमेल्स में बनता है उसको बोला जाता है ओजेनेसिस, ठीक है। व्हाइल नॉर्मल सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे नोट डाउन कर लो। व्हाइल नॉर्मल सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम्स और ब्रैकेट में 23 पेयर्स। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सबके पास अपने अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अपने अपने नंबर ऑफ पेयर्स, चाहे वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, वो अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग एक स्लाइड बनाई है मैंने आगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड की। लेकिन इतनी बात आप याद रखो, ह्यूमन बीइंग्स में हमें जितने भी सेल्स हमारी बॉडी सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 नंबर ऑफ। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं, चाहे हमारे मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, उसमें जो होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें हाफ होते हैं। बाकी जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो क्या होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में कहा जाता है उनको, तभी उनको डिप्लॉइड भी कहते हैं हम। जब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है हमारा इसमें गैमीटोजेनेसिस में, उस टाइम उनको हैप्लॉइड भी कहा जाता है। और अब एक स्लाइड है उसको एक्सप्लेन करेंगे। गैमीट सेल्स ओनली कंटेन 23 सिंगल क्रोमोसोम्स। तो ये जो गैमीट सेल्स है, चाहे हमारा स्पर्म है चाहे ओवा है, उसमें कितने हैं? 23 सिंगल क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स उसमें। ऊपर से बॉडी सेल में हमारे पास 23 पेयर्स,
दो दो के पेयर्स बनते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन 2n मतलब n कितने हैं, तो 23 पेयर्स हो गया हमारे पास, 46 क्रोमोसोम्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 23 सिंगल क्रोमोसोम्स, वो पेयर्स में नहीं है। और एक गैमीट्स, ये बात याद रखना, यही डिस्टिंग्विश करता है हमें ये जो सोमेटिक सेल्स और हमारे गैमेटिक सेल्स है, गैमीट्स है। 23 सिंगल क्रोमोसोम्स है इसमें। आज मेरी थोड़ी सेहत की थोड़ी एनर्जी लेवल और ये थोड़ा फ्लो भी थोड़ा वेरी करेगा, उसके लिए सॉरी। एंड इट इज व्हेन दीज टू सेल्स मर्ज इनटू वन जाइगोट सेल दैट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। देखो मैंने सारे हाईलाइट करके रखे मेन पॉइंट से, आगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक हमारा आगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसमें बताऊंगा आपको जेनेटिक्स क्या चीज है ब्रॉड, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि जेनेटिक जो है वो, कल हमने हेरिडिटी थोड़ा सा बोला था, मैंने एक स्लाइड उसकी भी थी हेरिडिटी की, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको कहा जाता है हेरिडिटी, ठीक है। और वही हेरिडिटी जो है कौन कैरी करता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स कौन करता है, हमारे वो कौन करता है, डीएनए। और वो किसमें होता है, हमारे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहां में प्लेस्ड होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेशन में री हो गया दोबारा, ठीक है, कंबाइन करना, रिकंबाइन हो गया। हमारे पास 23 हमारे पास क्रोमोसोम्स आए हमारे ओवा के, और 23 क्रोमोसोम्स आए हमारे इसके स्पर्म के, और वो कंबाइन किया, तब जाके जो है वो नया एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ, जिसको ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, जिसको ऑफस्प्रिंग, बच्चे, ठीक है। तो जेनेटिकली रिकंबाइन किया उन्होंने, 23 माँ, मम्मा मेरी कहीं की, पापा मेरे कहीं के, दादा कहीं की, दादा कहीं की, ठीक है। तो ये जो है जीन जो है कंबाइन होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसी को कहा जाता है फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दोबारा जेनेटिक्स को आगे पीछे कर देते हैं, मिक्स अप कर देते हैं कैरेक्टर्स को। एंड द न्यू जाइगोट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। ऊपर मैंने मेंशन किया था हर एक जो सोमैटिक सेल है, बॉडी सेल है, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक्सेप्ट हमारे गैमीट्स, जिनमें मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट जिसको हम ओवा कहते हैं, वो जब मिक्सअप होते हैं, जेनेटिकली रिकंबाइन करते हैं, तो फिर हमारे जो नया जो ऑफस्प्रिंग आता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हमारे उसकी मदर के होते हैं, और 23 क्रोमोसोम्स उसके फादर के होते हैं। तब जाके वो 46 क्रोमोसोम्स फिर से आ जाते हैं उसमें, ठीक है। क्रोमोसोम्स फिर से मैं बताऊं, क्रोमोसोम्स सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में हमें नजर आते हैं, उसके अलावा हम इनको नहीं पहचान सकते क्रोमोसोम्स कौन से वाले, ठीक है। सिर्फ डिवाइड जिस टाइम सेल्स हो रहे होते हैं हमारे, क्लियर करके याद रखना। हर टाइम हमें क्रोमोसोम जो है सेल में नहीं दिखते हैं, लेकिन जब सेल्स डिवाइडिंग स्टेट में हो जाते हैं, उस टाइम रीअरेंज हो जाते हैं वो, उस टाइम हम इनको पहचान सकते हैं 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम पूरे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको, सिर्फ डिवाइडिंग स्टेट में, सेल्स की डिवाइडिंग स्टेट। वो माइटोसिस मियोसिस वो अलग एक टॉपिक है हमारा, बहुत लंबा टॉपिक है, वो अलग से कभी हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये बेसिक पॉइंट्स याद रखो। अच्छा, तो जाइगोट देन अंडरगोज, अब ये जो जाइगोट बना हमारा, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जब मिले, इनके जेनेटिकली रिकंबाइन हुए, ठीक है। तो उस जाइगोट, आगे बताओ स्लाइड में, राइट वाली साइड जो लिखी हुई है, द जाइगोट देन अंडरगोज अ डिफाइंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये डिफाइंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, चाहे ये हमारी रिप्रोडक्शन हमारी किसी भी जानवर में हो रही है, ह्यूमंस में हो रही है, कोई भी ले लो जानवर आप, ठीक है, जिसमें भी ये हमारे सेक्सुअली जिसमें मेल फीमेल पेरेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये चीजें उसमें होती हैं हमारी। और वो क्या होती है, जब जाइगोट बनता है, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं, तब जाइगोट बनता है, और उसके बाद जब डेवलपमेंट होती है उसकी, वो डिफाइंड होती है, ठीक है। उसने कैसे उसकी हाथ पांव होंगे, ठीक है, बिल्ली प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसके कैसे उसकी ग्रोथ होगी, उसका जाइगोट जो है वैसे ही डेवलप करेगा। समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? That is known as human embryogenesis। देखो एक और चीज आई, embryogenesis। जेनेसिस पहले बोला था ना आपको, जेनेसिस हो गया बनना, प्रिपरेशन किसी चीज का, और यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है हमारा, ठीक है। जाइगोट के बाद जब हमारा और 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और जब 32 सेल स्टेज आती है हमारी, तो वो हमारा वो उसके साथ जाइगोट जो है हमारा प्लेसेंटा के साथ नहीं सॉरी यूटेरस के साथ
उसके साथ चिपक जाता है उसकी वॉल के साथ, तब हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एट दिस स्टार्ट्स द टिपिकल 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड मतलब है बच्चा कितनी देर माँ की कोख में रहता है, कितनी देर वो कोख में रहता है। इंसान का बच्चा कितनी देर रहता है, 9 महीना में पता ही है। ठीक है, या बिल्ली का बच्चा कितनी देर रहता है, या कोई भी बच्चा जो भी प्रोड्यूस होना है वो कितनी देर अपनी माँ की कोख में रहता है, और उसके बाद कितनी देर के बाद इस दुनिया में आता है, उसको कहते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। ये बात ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे हाईलाइट करके रखे और मैंने एक्सप्लेन कर दिए थोड़े बहुत। दैट इज फॉलोड बाय चाइल्ड बर्थ, और उसके बाद हमारी जो है बर्थ जो है वो कंटिन्यू होती है। राइट साइड आ जाओ, राइट साइड स्लाइड पे देखो, मेल और फीमेल है, दो पेरेंट्स है। ठीक है, पेरेंट्स आए, मम्मी पापा यहाँ पे। फीमेल का है, फीमेल जो है ओवम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। फिर मेल आया, ठीक है, पापा, और ये देखो रेड के साथ उस साइड आगे के लिए स्पर्म, मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं बनता है हमारा जाइगोट। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज मतलब मेल जो हमारा स्पर्म है जब इसमें ओवा में एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये सारी टर्में आपको पता होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, गेस्टेशन क्या हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हुआ, गेमिटोजेनेसिस क्या हुआ, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म्स है। ठीक है, लिटरल टर्म्स है, अगर मीनिंग भी याद रखोगे, दो दो लाइनें लिख लोगे आप, आपका जो है वो कन्वे हो जाएगा मैसेज, क्या बोलना क्या चाहते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए है क्या चीज है पहले, सबसे पहले। अच्छा, ओम आया हमारा फीमेल गैमीट, और मेल का आया हमारा स्पर्म, मेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल जिनको भी कह सकते हैं। स्पर्म एंड ओवा फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी, और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है सारी फीमेल बॉडी में। ठीक है, उसका प्रोसेस भी आगे एक दो स्लाइडें बनाई है मैंने। अच्छा, फिर जब फर्टिलाइजेशन हुई हमारा जाइगोट बना, जाइगोट लिखा हुआ है यहाँ पे, जाइगोट के नीचे फिर दो सेल्स दिख रहे हैं आपको जो अब अलग नहीं हुए अभी, उसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है। फिर हमारा 4 सेल स्टेज आया, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 और फिर 32 सेल स्टेज में हमारा वो जो है वो एम्ब्रियो जो है हमारा तैयार हो जाता है हमारा। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो नीचे लिखा हुआ है। फिर आगे जब इसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, इसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, पूरे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है माँ का, तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको न्यू बॉर्न को, सारे उसी के थ्रू उसको एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको मिल जाते हैं। फिर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है until the baby grows into a child। फिर यही चाइल्ड जो है मैन और फीमेल जो है कंटिन्यू करते हैं। फिर ऐसे ये हमारी लाइफ साइकिल है, ये हमारी लाइफ साइकिल है। जब से इस दुनिया में जिंदगी आई है तब से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुए, तब से ही ये प्रोसेस, तभी तो हमारी लाइफ कंटिन्यू है। लाइफ तो तभी कंटिन्यू है हमारी, ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस है। हमने इतने दिनों से इतने इतने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े। हमारा यूनिट क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे पहले। ठीक है, इतने सिस्टम्स पढ़े हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, इस दुनिया में लाइफ चलती कैसे है, ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, प्लांट्स अलग अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो है एनिमल्स अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, फिशेस अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं पानी में। ठीक है, तो अब हमारा आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे राइट वाली स्लाइड पे आ जाओ, या आप नोट डाउन कर लो फ्लो चार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव, इसमें आप नाम याद रख लेना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स, इसको सब डिवाइड किया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा अप्रोप्रिएट स्लाइड्स को कोलैज करने के लिए। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स में डिवाइड किया गया है, दो चीजों में डिवाइड किया गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स। देखो परसों हमने पढ़े थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो केमिकल सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, उनको हरकत में लाते हैं कि क्या काम करना है तुमने। ठीक है, ऐसे ही हमारा कोई भी हमारा सिस्टम है, सारे कोऑर्डिनेट कराता है। हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा।
ठीक है, नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपस में सब जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स है कौन कोऑर्डिनेट कराता है एक्टिविटीज, सारा नर्वस सिस्टम और ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारा। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स भी आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे। डक्टलेस ग्लैंड्स जिनको कहा गया था हमारे, विदाउट डक्ट्स, उनके पास डक्ट्स थे ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं सकते आपने मटेरियल, सिर्फ बॉडी से ही सेक्रेट किया, फिर ब्लड ने आके वहां से सर्कुलेशन में आके उसको एब्जॉर्ब किया और जहां पे टारगेट साइट पे उसको पहुंचा दिया। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फिर से हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सीधा आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे सीधा यहाँ पे लिखो टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट्स और पेनिस, ये तीन चीजें आप ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप, ठीक है। फिर एसेसरी ग्लैंड्स, ऐसी चीजें हमने परसों पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैन डाइजेस्टिव पार्ट, फिर एसेसरी ग्लैंड्स आते, एसेसरी पार्ट्स आते थे उसके, जैसे लिवर है, पैनक्रियास है, साइड रोल प्ले करते थे हमारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उनके बगैर डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता था। ऐसे ही जो एसेसरी ग्लैंड्स अगर नहीं होगा हमारे पास तो ये जो प्रोसेसेस है ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एसेसरी चीजें भी। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड, ये तीन चीजें याद रखना, इनकी क्या क्या सेक्रेशंस है, पहले आप बेसिक काम का आपका नाम याद रखना है और इनकी सेक्रेशंस, ठीक है। देखो, द मेल गैमीट दैट इज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, मेल जो गैमीट जो है इसी में प्रोड्यूस होगा और उसका नाम क्या है, स्पर्म। स्पर्म्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक ही सेल हो, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, याद रखना, सिंगल सेल्ड है, और क्या है वो, हैप्लॉइड है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, अगर ह्यूमंस की बात करें, विद अ हेड, मिडल पीस और टेल। और जो स्पर्म होता था सिंगल सेल हमारा जो गैमीट है उसको 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको, उसमें हमारा हेड है, मिडल पीस है और टेल है, जो उसको स्विमिंग में उसको मदद करता है, उसको आगे कंटिन्यू करने में अपनी जर्नी को। अच्छा, ये जितने भी हमारा ये स्पर्म्स बनते हैं हमारे, दे आर टेस्टिकल्स का जो टेस्टिस, या हम बोलते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, वाल्स डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स और पेनिस, हमारे 4-5 चीजें हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टिकल्स हमारे स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन है हमारा एक मेल हार्मोन, जिससे मेल में ही होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन है जो हमारा मेलनेस जो है वो डिफाइन करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ एसेसरी ग्लैंड्स पे, वाल्स डिफरेंस पे आ जाओ। द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, अब ये टेस्टिस में जब हमारे ये स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए और स्टोर्ड इन अ ट्यूब कॉल्ड द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक ट्यूब है, कंटिन्यूटी में चलती है उसकी, आप बुक में आप इस डायग्राम पे देख सकते हो, ठीक है, उसको कहा गया है एपिडिडाइमिस। Here the sperms get maturated, और यहाँ पे जो है वो सेल्स हमारे मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं थोड़े, and pass to urethra through the muscular tube called vas deferens, और ये कंटिन्यू करता है vas deferens में, फिर जो हमारा यूरेथ्रा में पास होता है आगे कंटिन्यू, जहाँ पे उसने ये स्पर्म्स। फिर हमारा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी हुआ जो एडिशनल ग्लैंड्स है, एसेसरी हुआ एडिशनल। These include 3 glands, namely seminal vesicles, prostate glands and Cowper's glands. इस साइड बोल दिया मैंने आपको, और ये तीनों जो है अपनी अपनी सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प करते हैं हमें रिप्रोडक्शन। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाओ, हमारा ओवरीज है, मैन जैसे उसमें मेल में टेस्टिस है, वैसे हमारे फीमेल पे क्या है, ओवरीज, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस जो है हमारा, इसको माँ की कोख, यही यूटेरस है, ठीक है, जिसमें हमने सब ने, जहां से हमने जन्म लिया है, यूटेरस, वहीं पे हमने 9 महीने वहां पे रहे हैं हम सारे, दुनिया में जब जो भी आया आज तक और जब भी जो भी आएगा, ठीक है, इसी यूटेरस में, माँ की कोख में। अच्छा, पेयर, अच्छा, ये जो ओवरीज होती है ये भी पेयर में ही होती है, ये भी पेयर में होती है ये, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करती है फेलोपियन ट्यूब्स में, ये जो ओवरीज होती है वो कंटिन्यू करती है फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स, डक्ट्स हो गए आगे, जो कंटिन्यू कराती है उनको, इसको हमारे एग को, और वहीं पे हमारा फेलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जहां से हमारा स्टार्ट होती है लाइफ, फर्टिलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है,
फिर जाके वो आगे जाके यूटेरस में इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वो जर्नी इस दुनिया में आने की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज टू फंक्शंस। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो है वो दो फंक्शंस हैं इसके। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवम या एग एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो भी ये प्रोसेस हो रहा है डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बेबी की, वो सारा किधर चल रहा होता है, इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसकी यूटेरस में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड होपफुली आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। ओवरीज कंपेयर कर सकते हैं हम टेस्टिस के साथ, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, वजाइना एंड वुल्वा। अच्छा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर से आपने क्या क्या चीज बताया मैंने, अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं एक्सप्लेन करके। व्हेन द स्पर्म मीट्स द एग, जब ये स्पर्म जो है वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट एग के साथ मीट करता है, इट नीड्स टू पेनिट्रेट थ्रू इट्स लेयर्स टू कॉज फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म जो है वो उसको जो उसकी कवरिंग होती है बाहर से, इसकी एग की कवरिंग होती है, वो तोड़नी पड़ती है, उसमें एंटर होना पड़ता है। किस चीज को करने के लिए? फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल जो है हमारा गैमीट जो है वो मिल जाए। बोथ द एग एंड द स्पर्म फर्टिलाइज टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। अभी तक हमारे जो दोनों जो गैमीट्स थे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड थे, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ तो ये क्या बन गया? डिप्लॉइड। और उस टाइम उसको हम बोलेंगे जाइगोट। Each parent provides 23 chromosomes at the initial fertilization। पहले ही आपको बोल दिया मैंने, 23 chromosomes हमारे मेल में, ये स्पर्म में होते हैं, 23 chromosomes हमारे एग से आते हैं और टोटल बनाते हैं फिर डिप्लॉइड उसको कहा जाता है। फिर द जाइगोट कंटेन डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज 46। ये ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। Once this happens, zona pellucida from the egg, अब ये इसकी एग की बाहर से लेयर होती है, उसको जोना पेलुसिडा कहा गया है। ठीक है, दो चार लेयर्स होती है, अभी उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको ये चीजें पता है वो एक स्टेप आगे बढ़ के ये वाले नाम भी याद कर सकते हैं, इनके फंक्शंस याद कर सकता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, टू प्रिवेंट मोर देन वन स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा जो है वो एक थिक लेयर जो है उसके बाहर से कवरिंग आ जाती है, ताकि दूसरा स्पर्म जो है हमारे उस एग को फर्टिलाइज ना कर पाए। दिस जाइगोट नाउ फॉर्म्स इनटू अ मारुला। मारुला भी हमारा 8 सेल या 16 सेल स्टेज है। फिर हमारा एंड देन डेवलप्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट भी हमारी 32 सेल स्टेज है, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं, जो हम हमारे उसके साथ में द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बोलते हैं मैंने ऊपर। इट इज अ क्रूशियल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, और यही क्रूशियल स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की। फर्टिलाइजेशन स्टेज से ही हमारी जो है लाइफ जो है वो जर्नी स्टार्ट होती है इस दुनिया में आने के लिए। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड इनटू मेनी सेल्स एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। और फिर हमारी 2 सेल स्टेज, जैसे हमारा सिंगल सेल होते हैं स्टार्टिंग में गैमीट, फिर जब मिल गए बन गए जाइगोट, डिप्लॉइड आ गए हमारे, फिर उसकी और ज्यादा डिवीजन होती जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट भी उसकी होती चली जाती है। एम्ब्रियो मूव्स इनटू द यूटेरस, फिर यूटेरस में चले जाते हैं वो एम्ब्रियो एंड गेट्स अटैच्ड टू द वॉल्स, इट्स वॉल्स, और इस यूटेरस की वॉल्स के साथ वो चिपक जाते हैं उस। और जब उस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड बाय इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस को जो ये इसके साथ अटैच हो जाता है यूटेरस के साथ एम्ब्रियो, उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन, ये याद रखना। इम्प्लांटेशन हुआ जब जाइगोट हमारा यूटेरस के साथ उसकी वॉल के साथ चिपक जाता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ राइट वाली स्लाइड, राइट वाली इसमें डायग्राम पे देखो, इस पे लिखा हुआ है इस साइड ऊज, ये तो बीच में आ जाओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में। फिर राइट साइड के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लेफ्ट साइड के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊपर टेस्टिस है इनके पास, टेस्टिस से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वहां पे प्रोडक्शन ऑफ जेनेसिस ऑफ स्पर्म्स। और राइट वाली साइड क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी है, और ओवरीज में क्या है? oogenesis, जेनेसिस ऑफ ओवा या जेनेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, और
चलो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे अब। फिर हमारा जब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म्स और ओवा जब हमारे अप्रोप्रिएट टाइम पे मिलते हैं, उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट जो है इम्प्लांट हुआ हमारा यूटेरस के साथ चिपक गया, ठीक है। फिर उसी को कहा जाता है हमारा प्रेगनेंसी, ठीक है। और फिर पार्चुरेशन आ गया, चाइल्ड बर्थ को, जब जो है माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देती है उसको कहा जाता है पार्चुरेशन। ये टर्म याद रखा करो, पार्चुरेशन हुआ चाइल्ड बर्थ। ये फ्लो चार्ट आप लिख लो जल्दी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। 10 मिनट हमारे पास। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? अब ये रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? अभी पहले ही बोल दिया मैंने आपको, एक दो पॉइंट तो बोल दिया पहले। रिप्रोडक्ट इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो पेरेंट जो है अपने जैसे बच्चे निकालते हैं, ठीक है। किस लिए? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। लाइफ इस दुनिया पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने बच्चे निकालने हैं, बर्ड्स को अपने बच्चे निकालने हैं, फिशेस को अपने प्रोजेनी निकालने हैं, ऑफस्प्रिंग निकालनी है, ठीक है। वो कैसे कैसे निकालते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस है, ठीक है। वो एसेक्सुअल मोड हो सकता है, सेक्सुअल मोड हो सकता है, समझ आ रही है? तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इस दुनिया में जो है लाइफ जो है कंटिन्यू चले, चाहे बर्ड्स की हो, प्लांट्स की हो, फिशेस की हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जो भी हो उसकी जो है लाइफ जो है कंटिन्यू चलनी चाहिए। उसके लिए जो है प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इट इज अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन। जैसे ये पॉइंट आया, कल हमने डिस्कस किया हेरिडिटी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर ही वही है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे होते हैं, वो डीएनए का डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है इसमें, एक जनरेशन से मेरे माँ बाप से मेरे में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए। बच्चा हमारे घर में आता है, ठीक है, हम बोलते हैं यार इसकी नाक जो है इसकी माँ जैसी है, इसके कान इसके दादे जैसे है, इसके गाल इसके दादी जैसी है, इसके मुंह का शेप इसकी जैसी है, इसकी बॉडी शेप इसकी जैसी है, बाल इसके जैसे है, शक्ल इसकी जैसी है। वो क्या चीज है? इसका मतलब क्या? हमने पीछे एक टर्म पढ़ी थी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने एक टर्म पढ़ी थी पिछले वाली स्लाइड में। ये जितने भी कैरेक्टर्स है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 23 पेयर्स माँ के होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स, और 23 आधा जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के होते हैं। अब जाके वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इससे होता क्या? इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स बाय कॉपीइंग ऑफ डीएनए। ये जो हमारा मेन रोल जो काम करता है इसमें हमारे हेरिडिटी ट्रांसमिशन में डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं हमारे पास, एक आरएनए, डीएनए। तो ये हमारा इसमें काम करता है और ये प्रेजेंट होता है अंदर क्रोमोसोम्स में, ठीक है। डिफाइंड, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसी डीएनए का जो सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, जो फंक्शनल होता है, जिसमें कोई कैरेक्टर लिखा होता है, जो कोई कैरेक्टर शो कर सकता है, उसी को कहा जाता है जीन। जीन, जीएनई सुना होगा आपने, जीन 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 क्या चीज है? जीन, डीएनए, क्रोमोसोम सारी एक ही चीज है, लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है। सारा हमारा सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, सेल को, पूरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चीज है जो कंट्रोल करा रहा है? उसमें ये हमारे पास ये क्या है? क्रोमोसोम मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है हमारे पास। और उस क्रोमोसोम्स में क्या है हमारे पास? मेन जो मटेरियल है जो उसको ये फंक्शन उस पर लिखे होते हैं वो है डीएनए, ठीक है। डीएनए में फिर से आगे फिर जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है। तो वो चीजें होती है हमारे पास, मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अब जो है आगे पढ़े कॉपीइंग ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए जो कॉपी होता है, ठीक है, इसकी कॉपीज बनती है। ये जो होता है फूल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है, इवन माइन्यूट चेंजेस ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, ठीक है। अब नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, नया वर्ड है आपके लिए, वेरिएशन। अभी वेरिएशन क्या काम करता है? देखो लास्ट वर्ड है इसी पैराग्राफ का, एवोल्यूशन, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब यही वेरिएशन, अभी जो कॉपी हो रही है हमारी, ट्रांसमिशन हो रही है, कैरेक्टर्स मिक्सअप हो रहे हैं, कैरेक्टर्स,
लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास डीएनए जो है वो हमेशा जो है वो ये कॉपी करता है अपने आप को, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो हमेशा लेकिन जो है फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें जो है चेंजेस आ जाती है, जिनकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है इसकी प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे पास जो मैंने देखे होंगे, बिल्कुल हमारी डिफरेंट 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 हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट कराते हैं उनको, उनको वेरिएशंस कहा जाता है। The useful variations are written। अभी जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, कुछ हमारे पास कुछ हार्मफुल वेरिएशन हो जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अगर हार्मफुल वेरिएशन आ गए तो उस जो इंडिविजुअल की, उस ऑफस्प्रिंग की, उस बेबी की जो है वो डेथ जो है इमीडिएट डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसके पास पूरा जो है वो मटेरियल नहीं होता है अपनी बॉडी को दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। कोई भी अगर जेनेटिक ऊपर के लिए मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन यूजफुल जो है, यूजफुल वेरिएशन जो है वो बॉडी जो है रिटेन करती है और वो कंटिन्यू करते हैं आगे। वो हम उसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आगे पढ़ेंगे हम। एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीशीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। अभी जो ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मैं पहाड़ पे चले जाऊं, बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे, आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी जो है उधर के लिए अडॉप्ट हो जाएगी। मैं रेगिस्तान में, राजस्थान में चले जाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमारी बॉडी यहाँ उधर के जो एनिमल्स हैं, उधर के बर्ड्स हैं, आहिस्ता 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है अपनी बॉडीज को वैसे ही जो है मॉडिफाई करते हैं। समझ आ रही है? देखो लद्दाख के ऊपर जो है, अपन लद्दाख में जो वाले पेड़ है, जो वाले पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, या जितने भी एनिमल्स हैं, वो इधर इधर से डिफरेंट है। और इधर जो पाए जाते हैं एनिमल्स, इधर जो प्लांटेशन पाई जाती है वो आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी। क्यों? ये सारा एनवायरमेंटल चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है, ये सारी चीजें जो है वो, ये स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर अप करके उसको अडॉप्ट करना। दिस बिल्ड अप टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। और फिर जब ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड जब लेता है, उसी को कहा जाता है फिर एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये राइट साइड का जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड पहले कांसेप्ट दे दिया था मैंने आपको, हैप्लॉइड बोलते हैं हम, नोट डाउन हेलो डेफिनेशन प्लीज। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, देखो हैप्लॉइड बोलते हैं हम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें हो, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक ही सेट, ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हैप्लॉइड बोला जाता है, याद रखना। इन ह्यूमंस नंबर n इज 23। 2n बोल रहा था मैं आपको, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड है हम, कोई भी ह्यूमंस या दूसरे जानवर, ठीक है, क्या है, डिप्लॉइड है। हमारे पूरे बॉडी सेल्स क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है, लेकिन हमारे गैमीट्स जो है वो क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब उनमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। 23 टोटल क्रोमोसोम्स है, चाहे स्पर्म की बात करें चाहे ओवा की बात करें, 23 क्रोमोसोम। और 2n क्या हो गया, डिप्लॉइड, 23 into 2 हो गए 46 हो गए पूरे हमारे। इन ह्यूमंस गैमीट्स, स्पर्म्स एंड ओवा आर हैप्लॉइड, एग्जांपल दी हुई है। तो डिप्लॉइड इसी का आ गया, देखो सामने इधर लिखा हुआ है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। 2n क्या आया, 2 मतलब 2 सेट्स, ठीक है, दो दो के पेयर्स में। देखो ऊपर हमारे पास पिंक है, ब्लू है और येलो है, एक ही पेयर, ठीक है, नीचे दो दो दो, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 into 3 आया हो गए 6 हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जब बॉडी आती है, हमारे ह्यूमंस की बात करें, इंसान की बात करें, 2n नंबर ऑफ, क्या बोल रहे हैं हम, डिप्लॉइड, जितने भी बॉडी सेल्स है हमारे पास एक्सेप्ट गैमीट्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इन ह्यूमन 2n is equal to 46। अब 46 आपको कैसे बन गया हमारा 2n, 2 आ गया 2 और n आ गया हमारे पास 23। हैप्लॉइड सेट कितने हैं, 23 सेट्स है, तो 23 to 2 कितना हो गया, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा आज का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी और डिजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हो गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिप्रोड्यूसिंग एडल्ट मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बर्ड हो, फिश हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है। तो कि वो प्रोड्यूस कर सकता है गैमेट्स, की नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि नहीं है,
टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है कि नहीं है, स्पर्म सही प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, स्पर्म मोटाइल है कि इमोटाइल है, स्पर्म अगर प्रोड्यूस भी कर रहा है तो वो मोटाइल होने चाहिए, चलने वाले होने चाहिए, उनके पास जो टेल बताई थी मैंने आपको, हेड और ये टेल बताई थी मैंने आपको, ठीक है, वो जो टेल है मोटाइल होनी चाहिए, उसको स्विम करना आना चाहिए। तो ये चीजें जो है मैटर करती है, उसको बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है, कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाने चाहिए, उसको बोला जाता है। और कोई भी डिजीज, क्योंकि बहुत सारे डिजीज होती है जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है बैक स्टेज आ जाती है, इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टू इट्स फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। और जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस जो ब्रॉड टर्म में है, ठीक है, वो जो है हमारे प्रॉपर जो है वो चलना चाहिए, और उसके बैकग्राउंड में हमारे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ठीक है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर जो है उसकी वो हमारा ग्रोथ हुई होनी चाहिए, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज से आगे निकल 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 आना चाहिए वो। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ह्यूमन राइट स्टेटेड इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज तक में इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई है कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है कितना इंपॉर्टेंट है। देखो हमें जब प्रेगनेंसी हो जाती है हमारे घर में, तो हम गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, जिसको जो है मदर को जो है वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट करा हो, वहाँ पे